Assalamu alaikum dear students. I really hope you all are fine. I am your chemistry instructor शहबाज अली. ये स्टूडेंट्स आज हम नॉलेज जो हमने कल स्टार्ट किया था बेसिकली वो हमारा एंड होगा. कल हमने SLO हमारा था एक्सप्लेन द एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ सॉलिड्स. उसमें कुछ मिसालें थी डायमंड, ग्रेफाइट. देखा था डायमंड भी कार्बन का बना हुआ है, ग्रेफाइट भी कार्बन का बना हुआ है. ये दोनों हमने देख लिए थे. फ्लोरीन्स रह गई थी. ये फ्लोरीन्स क्या होती हैं हमने इनको समझना है. तो सबसे पहले मैं जो कल पढ़ा था उसको पहले 5 मिनट में रिकॉल कर देता हूं. एलोट्रॉपी, जिसको मैंने बहरूपियत का नाम दिया था, इज द कॉन्सेप्ट, ये कंसेप्ट है दैट रेफर टू एन एलिमेंट. और ये कंसेप्ट एलिमेंट के ऊपर अप्लाई होता है. कौन सा एलिमेंट कल हमने डिस्कस किया था? कार्बन. एबिलिटी टू एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म, किसी भी एलिमेंट का एग्जिस्ट करना डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर, डिफरेंट शक्लों के अंदर, विद इन अ सेम फिजिकल स्टेट. फिजिकल स्टेट का मतलब सॉलिड. फिजिकल स्टेट का मतलब होता है उसकी ज़ाहरी हालत क्या है. तो कल डायमंड देखा था, ग्रेफाइट देखा था, आज फ्लोरीन्स देखेंगे. तो तीनों ही सॉलिड होंगे, फिजिकल स्टेट सेम होंगे सॉलिड, लेकिन इनकी जो इंटरनल अरेंजमेंट है पार्टिकल्स की, कल देखा था उसी में फर्क आया था. इट या तो ये लिक्विड होंगे, सॉलिड होंगे, या ये लिक्विड होंगे या गैस होंगे. जैसे कल हमने जो एलोट्रॉपी डिस्कस की थी वो हमने सॉलिड्स की डिस्कस की थी. लेकिन ये जरूरी नहीं कि हमेशा सॉलिड्स में ही एलोट्रॉपी पाई जाए, कि लिक्विड गैस में भी पाई जा सकती है. मसलन O2 ऑक्सीजन, O3 ओजोन. ओजोन भी एक गैस का नाम है, ऑक्सीजन भी एक गैस का नाम है. ये दोनों गैसेस हैं, बट इनका अगर आप एलिमेंट देखें तो ऑक्सीजन है, इसका भी क्या है, ऑक्सीजन. एलिमेंट भी दोनों का सेम है, बट स्ट्रक्चरल डिफरेंस है. O2 का स्ट्रक्चर ऐसा होता है और O3 का स्ट्रक्चर ऐसा होता है. ठीक है स्टूडेंट्स. तो कहने का मतलब है एलोट्रॉपी सिर्फ सॉलिड्स तक महदूद नहीं है, ये लिक्विड और गैसेस में भी पाई जाती है. हमारे सिलेबस में हमने जो SLO डिस्कस करना है उसमें स्पेसिफिकली चूंकि कार्बन, डायमंड, ग्रेफाइट का कह दिया गया तो हम सॉलिड को डिस्कस कर रहे हैं. दीज डिफरेंट फॉर्म्स आर कॉल्ड एलोट्रॉप्स. एक ही एलिमेंट की जो बहरूपियत होती है वो एक दूसरे के क्या होते हैं बेटा? एलोट्रॉप्स होते हैं. एंड दे एग्जिबिट यूनिक फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. यूनिक का मतलब क्या है कि डायमंड वर्सेस ग्रेफाइट. कल आपने देखा था डायमंड में से करंट फ्लो नहीं करता, ग्रेफाइट में से डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से क्या फ्लो करता है? करंट फ्लो करता है. कल हमने ये डिटेल से देख लिया था. ठीक है. फिर डायमंड के अंदर सारे के सारे बॉन्ड इतने स्ट्रांग होते हैं कि उसके लिए टूटना मुश्किल होता है. ग्रेफाइट स्लाइड करता है. तो इसका मतलब अरेंजमेंट के फर्क की वजह से इन केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज दोनों क्या होंगी? इफेक्ट होंगी. ऑइंग द डिफरेंस इन, अच्छा ऑइंग का मतलब ये सब कुछ क्यों होता है? डिफरेंस की वजह से. किसके डिफरेंस की वजह से? एटॉमिक अरेंजमेंट के डिफरेंस की वजह से. कल स्टूडेंट्स हमने जो एलोट्रॉपी पढ़ा उसकी मैंने एक वीडियो भी दिखा दी थी. वीडियो अभी हम एंड पे दोबारा देख लेंगे. हमने क्या देखा था कि डायमंड के अंदर पर कार्बन एटम 4 कार्बन एटम्स के साथ कनेक्टेड होता है. डायमंड के अंदर जो स्ट्रक्चर होता है वो नेटवर्क की फॉर्म में होता है, काफी मजबूत होता है. इस नेटवर्क स्ट्रक्चर की वजह से डायमंड हार्ड भी होता है, इनर्ट भी होता है. इनर्ट बोलते हैं बिल्कुल भी इस पे किसी चीज का असर नहीं होता. इनर्ट का मतलब है आप डायमंड को किसी केमिकल में फेंक दो, ये उसके साथ रिएक्शन ही नहीं करेगा, क्योंकि इसके बॉन्ड ही इतने मजबूत हैं, वो ब्रेक ही नहीं होंगे. जब बॉन्ड ही ब्रेक नहीं होंगे तो कार्बन रिएक्शन ही नहीं करेगा. इसे कहते हैं इनर्ट. रिएक्शन ना करना, रिएक्ट ना करना, इनर्ट. इन द मीन वाइल अगर मैं ग्रेफाइट की बात करूं तो ग्रेफाइट की जो लेयर्स हैं, इस लेयर में मैंने कल बोला था कौन से इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं बेटा? डी लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स. आसान लफ्जों में बताऊं तो वीक बॉन्ड्स पाए जाते हैं. वीक बॉन्ड जो आराम से टूट जाएंगे और इलेक्ट्रॉन्स को यहां पर आज़ादी मिलेगी. जब इलेक्ट्रॉन्स को आज़ादी मिलेगी
इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो करने की वजह से आप लोगों ने फिजिक्स में या छोटी क्लासों में साइंस में पढ़ा होगा कि करंट का मतलब क्या होता है। करंट क्या होता है, व्हाट इज करंट? आसान लफ्जों में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो होता है वो होता है करंट। ठीक हो गया, ये कल हमने यहां तक पढ़ लिया था। आज हमने फ्लोरीन्स को पढ़ना है कि फ्लोरीन्स क्या होती हैं, इनको जरा समझ लीजिए। अच्छा स्टूडेंट्स, अब पहले तो ये रहमा मरियम, आपका क्या क्वेश्चन है? यहां तक जो भी क्वेश्चन है किसी का पहले कर लें, बाद में फिर मैंने आगे करना है। जल्दी जल्दी क्वेश्चन कीजिएगा, टाइम कम होता है। रहमा मरियम, क्या क्वेश्चन है हमारी क्लासेस है जी? बेटा ये अब देखें ना, ये वो क्वेश्चन है, ये सारे सवाल इस तरह के सवाल, हमने खाना क्या है, हमने पीना क्या है, हमारा टेस्ट कौन सा है, हमने करना क्या है, ये सब कुछ एंड पे किया करें। मैं भी लेक्चर के मुतालिक आपसे बात करना चाहता हूँ। सैटरडे को हमारी क्लास नहीं होती, यू ऑल नो डैट, सैटरडे को हमारा टेस्ट होता है। ठीक है, अभी मैं सबके क्वेश्चंस बाद में लूंगा, पहले हम लोग अपना लेक्चर देख लें। चलें जी, वापस आ जाएं। अब हमने क्या करना है, फ्लोरीन्स को पढ़ना है। फ्लोरीन्स क्या होती हैं, ध्यान से सुनिएगा। ये सेंटेंस आपने पढ़ना है, ये स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है। वी अप्लाई, हम अप्लाई करेंगे लेजर बीम। लेजर बीम, लेजर बीम को मैं आसान लफ्जों में बताऊं तो इट्स अ लाइट नाइफ। लाइट नाइफ का मतलब क्या होता है, छुरी है, लेकिन ऐसी छुरी जो किचन में नहीं है। एक ऐसी लेजर होगी जो रोशनी होगी लेकिन छुरी की तरह काम करेगी। रोशनी होगी, लेजर होगी, लाइट होगी, बट इसकी शार्पनेस इतनी ज्यादा होगी, जैसे आप चीजों को काटते हैं नाइफ के साथ किचन में, तो ये लेजर उस तरह से काटेगी। ठीक है, तो लेजर बीम को आसान लफ्जों में इस तरह कह दें। ये क्या करेगी लेजर बीम, टू वेपराइज अ ग्रेफाइट सैंपल। वेपराइज करने का मतलब होता है किसी भी चीज को सॉलिड से डीअटैच करके लिक्विड, या लिक्विड से डीअटैच करके गैस में चेंज करना, इसको कहते हैं वेपराइज करना। ठीक है, तो ये लेजर बीम क्या करेगी, सॉलिड ग्रेफाइट को, जो कि आपको ये नजर आ रहा है पेंसिल के सिक्के के अंदर, सॉलिड ग्रेफाइट को वेपराइज करेगी। अ ग्रेफाइट सैंपल ट्रांसफॉर्मिंग इट टू फॉर्म 3D मैट्रिक्स इनटू 2D1। ये 3D मैट्रिक्स इनटू 2D1 मैट्रिक्स का क्या मतलब है, मैं जरा ये आपको पहले समझा देता हूं, फिर मैं आगे फ्लोरीन्स की तरफ जाऊंगा। स्टूडेंट्स, अब ये लेजर बीम ने करना क्या है, अभी ये जो आपको ग्रेफाइट की डायग्राम नजर आ रही है ना, ये 3D डायग्राम है। ये आपको 3D डायग्राम नजर आ रही है। अब लेजर बीम यहां पे इसको कट करेगी, वीक बॉन्ड्स को। जैसे ये वीक बॉन्ड कट होंगे तो ये ऊपर वाली लेयर अलग हो जाएगी, नीचे वाली लेयर अलग हो जाएगी, और अलग होने के बाद लेजर बीम का इतना टेम्परेचर होता है कि ये लेयर्स गैस फॉर्म में चेंज हो जाएंगी। ये लेयर्स गैस फॉर्म में चेंज हो जाएंगी। अब ये जब ये लेयर अलग होगी, नीचे वाली लेयर अलग होगी, तो ये देखें, ये मैंने आपको व्यू दिखाया है लेयर का, एक सिंगल लेयर का। कौन से सिंगल लेयर, ये एक सिंगल लेयर है, दिस इज अ सिंगल लेयर। इस सिंगल लेयर का मैंने आपको व्यू दिखाया है, ये अलग सिंगल लेयर है। अब जरा मुझे स्क्रीन में लेके आए, मैं जरा और आसान लफ्जों में बता देता हूं। मान लीजिएगा कि मेरे पास ये मेरे जो दो हाथ हैं, ये ग्रेफाइट की दो लेयर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर मैं लेजर बीम इस्तेमाल करूंगा तो लेजर बीम क्या करेगा, इन दोनों लेयर्स को ब्रेक कर देगा और ये सिंगल लेयर्स में कन्वर्ट कर देगा। यानी जो 3D मैट्रिक्स है वो चेंज हो जाएगा किसके अंदर, 2D मैट्रिक्स के अंदर। अब ये देखें, नेक्स्ट जी स्टूडेंट्स, ये अब आपको एक सिंगल लेयर नजर आ रही है जो कि एक 2D मैट्रिक्स है। अब इस 2D मैट्रिक्स को हम ग्राफीन कहते हैं, ग्राफीन नाम याद रखना है, नॉट ग्रेफाइट। अब ये जो 2D मैट्रिक्स है ग्रेफाइट का, ये है ग्रेफाइट, ये पूरी 3D स्ट्रक्चर ग्रेफाइट है, लेकिन ये जो 2D स्ट्रक्चर है ये ग्राफीन है। ग्राफीन समझ आ गया आपको, ग्राफीन क्या होता है? ओके, आगे चलते हैं।
अब इस ग्राफीन ने क्या करना है, इस ग्राफीन ने, जरा मुझे अब जरा स्क्रीन में लेके आए, इधर एक ये पेज दे दें जरा, ये देखिए स्टूडेंट्स, स्क्रीन में मुझे लेके आओ ना, इधर इधर, ये देखिए, ये सिंगल लेयर ग्राफीन की है। अब ये जो ग्राफीन की सिंगल लेयर है ना, ये रोल हो जाएगी इस तरह से रोल हो जाएगी, ये ओके, इस तरह से रोल हो जाएगी, ठीक है, ये दिस वन। अब ये देखो, ये जो ग्राफीन की सिंगल लेयर है, ये रोल करेंगे हम इस शक्ल में। अब ये जो इसके अंदर छोटे छोटे स्पॉट लगे हुए हैं, दीज आर द कार्बन, ये कार्बन ही है, बना तो ग्राफीन कार्बन का ही हुआ है ना, क्योंकि हमने बस लेयर्स को काटा है, लेयर्स में मौजूद एटम्स अपनी जगह पे ही हैं। तो अब ये जो ट्यूब लाइक शक्ल है, हम इसको नाम देते हैं कार्बन नैनो ट्यूब। क्या नाम देते हैं बेटा? कार्बन नैनो ट्यूब। अब ये है फ्लोरीन। तो बेटा याद रखिए, हमने ग्रेफाइट जो कि कार्बन का एक एलोट्रोपिक शक्ल था, उस शक्ल की मॉडिफिकेशन की, खुद की हमने की। ये नेचुरली नहीं पाया जाएगा। नेचुरली आपको क्या मिलेगा? नेचुरली आपको ग्रेफाइट मिलेगा, नेचुरली आपको ये ग्रेफाइट मिलेगा। हमने इस नेचुरली ग्रेफाइट को काटा, इसका ग्राफीन खुद बनाया मशीन की मदद से, और खुद इसकी ट्यूब्स बनाई। ये जो ट्यूब होगी इसे बोलेंगे कार्बन नैनो ट्यूब। ये जो हमने खुद बनाई है ये फ्लोरीन है, इसको फ्लोरीन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इसको फ्लोरीन कहते हैं। ओके, अब अगली बात भी सुन लो। फ्लोरीन कभी कभार हम कार्बन नैनो ट्यूब की शक्ल में बनाते हैं, और कभी कभार हम इस फुटबॉल की शक्ल की बनाते हैं। ये फुटबॉल की शक्ल कैसे बनेगी? अगेन, रोल करने की बजाय हम इसको स्फेरिकली, यानी इसको हम इस तरह से रोल कर देंगे। बात को बड़े ध्यान से समझना है। जो ग्राफीन होता है कुदरती तौर पे नेचुरली खुद ही रोल अप होगा तो इस शक्ल में होगा। हम करेंगे तो फिर वो इस शक्ल में होगा। अगर इस शक्ल में होगा तो इसका नाम है बकमिंस्टर फ्लोरीन, क्योंकि बकमिंस्टर साइंटिस्ट था जिसने ग्राफीन की इस शक्ल को दरियाफ्त किया। स्टूडेंट्स, मैं एक दफा सारा रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिएगा स्टेप बाय स्टेप। पहले स्टेप में आपने किसको लेना है? ग्रेफाइट को, जो कि एक 3D शेप है। इसको लेजर बीम की मदद से काट देना है। ये 3D शेप चेंज हो जाएगी 2D शेप के अंदर। ये 2D शेप खुद ही थोड़ी देर बाद खुद ही रोल हो जाएगी। किस शक्ल में? इस फुटबॉल की शक्ल में। ये जो फुटबॉल की शक्ल है हम इसको बोलते हैं बकमिंस्टर फ्लोरीन। बकमिंस्टर फ्लोरीन, बक्की बॉल भी कहते हैं इसको, बक्की बॉल। कुछ किताबों में इसको बक्की बॉल का नाम दिया होगा, बक्की बॉल। बकमिंस्टर फ्लोरीन को बक्की बॉल का नाम दिया जाता है। बक्की बॉल कार्बन 60। कार्बन 60 का मतलब है कि इस पूरे फुटबॉल के अंदर 60 कार्बन होते हैं। इसको बक्की बॉल, बकमिंस्टर या बक्की बॉल कार्बन 16 भी कहा जाता है। अगर नेचुरली शेप ना दें, हम इन्वॉल्व हो जाएं, हम चाहें इस शक्ल में तो लेके आ सकते हैं, बट अगर हम चाहें तो इसकी रोलिंग चेंज भी कर सकते हैं, इसको रोल्ड अप, इसका इस तरह भी कर सकते हैं। ऐसा करवाएंगे तो बेटा ये क्या बनेगा? कार्बन नैनो ट्यूब बनेगा। अब ये जो सेमीकंडक्टर्स बनते हैं, मशीनें बनती हैं, कंप्यूटर की चिप्स बनती हैं, डिफरेंट तरह की इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस बनती हैं, तो उसके अंदर इस कार्बन नैनो ट्यूब का भी इस्तेमाल होता है और इस बक्की बॉल का भी इस्तेमाल होता है। हम चिप्स बनाने के लिए, ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स चिप्स होती हैं, सेमीकंडक्टर्स जो कंप्यूटर में छोटे छोटे आईसीज लगे होते हैं, उसके अंदर हम ग्रेफाइट का इस्तेमाल नहीं करते। या तो हम बक्की बॉल्स का इस्तेमाल करते हैं या कार्बन नैनो ट्यूब का इस्तेमाल करते हैं। तो ये इंसान ने तहकीक करने के बाद जो एलोट्रोप की शक्ल में तब्दीली की है उसको हम फ्लोरीन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? फ्लोरीन कहते हैं। एसएलओ हमारा कंप्लीट हो गया। अब मैंने आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशंस लगाई हैं। सबसे पहले तो हम कंपैरिजन पढ़ेंगे डायमंड वर्सेस ग्रेफाइट का, ताकि पेपर में आपको डायमंड और ग्रेफाइट का कंपैरिजन आए तो आपको लिखना तो आए। फिर मैं
बकी बोल्स का और कार्बन नैनो ट्यूब का आपके साथ क्या करूंगा, कंपैरिजन करूंगा, ताकि अगर आपको पेपर में कार्बन की फ्लोरीन्स का कंपैरिजन आए तो वो भी आपको करना आना चाहिए। तो मेरे साथ आपने पढ़ना है, शाबाश। अच्छा, मैं आगे तब जाऊंगा जब आप क्लियर हो जाएंगे वर्कशीट पे, तब जाऊंगा। स्टूडेंट्स, ये फुल स्क्रीन नजर आ रहे हैं, इनको फुल स्क्रीन करें। चलें, शाबाश, आपकी स्क्रीन पे प्रॉपर्टीज नजर आ रही हैं। सबसे पहले डायमंड की, फिर ग्रेफाइट की। डायमंड की अपीयरेंस कैसी होती है, शाबाश, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड कैन बी वेरियस कलर। ये ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या होता है, ऐसी चीज जिसके आप आर पार देख सकते हैं, वो ट्रांसपेरेंट होता है। ट्रांसलूसेंट क्या होता है, ऐसी चीज जिसके आप आर पार नहीं देख सकते, उसको ट्रांसलूसेंट कहते हैं। मसलन आप कभी किसी शादी हॉल में जाएं या बड़े बड़े सिनेमास में या इस तरह के रेस्टोरेंट्स में जाएं, तो वॉशरूम्स शीशे के दरवाजे लगे होते हैं। अगर तो दरवाजे के आर पार नजर आ रहा है तो वो ट्रांसपेरेंट ग्लास है, जो कि वॉशरूम्स में नहीं लगा सकते। हमने वहां पे ट्रांसलूसेंट ग्लास लगाया होता है। ट्रांसलूसेंट ग्लास का मतलब है जिसके आर पार शीशे में से नजर नहीं आता, वो ट्रांसलूसेंट होता है। तो कुछ डायमंड आपको ट्रांसपेरेंट भी मिलेंगे, कुछ ट्रांसलूसेंट भी मिलेंगे और कुछ कलर्ड फॉर्म में भी मिलेंगे। अब इनकी इस खूबसूरती का राज क्या है, ये लाइट के साथ डिफरेंट तरह का प्ले करते हैं, डिफरेंट तरह से खेलते हैं। अगेन ये फिजिक्स का टॉपिक है, डायफ्रैक्शन का, कल भी बताया था, ये वहां पढ़ोगे। ग्रेफाइट ओपेक होता है। ओपेक का मतलब जिसमें से लाइट पास नहीं होती, ओपेक। जैसे मेरे हाथ में रिमोट है, ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, ओपेक ऑब्जेक्ट है, इसमें से लाइट पास नहीं हो सकती, ये ओपेक ऑब्जेक्ट है। ब्लैक कलर का भी होता है ग्रेफाइट, ग्रे कलर का भी होता है, और इसके ऊपर मेटालिक लस्टर। मेटालिक लस्टर का मतलब है कि धातों की तरह इसके ऊपर चमक होती है। आप पेंसिल का सिक्का देखें ना अपना, तो वो चमकता हुआ, चमकदार नजर आता है आपको, तो इससे पता चलता है कि जो ग्रेफाइट है वो चमकीला भी होता है। नेक्स्ट, हार्डनेस की बात करें, सबको पता है डायमंड एक्सट्रीमली हार्ड होगा और कुदरती तौर पे दुनिया में पाई जाने वाली सख्त तरीन चीज है, जबकि ग्रेफाइट सॉफ्ट होगा, स्लिपरी होगा। आप पेंसिल के सिक्के को टच करें, स्लिपरी होगा, सॉफ्ट होगा, इजीली टूट सकता है। डायमंड के स्ट्रक्चर की बात करें, ईच कार्बन एटम फॉर्म 4 स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड। हर कार्बन एटम ने 4 मजबूत बॉन्ड बनाए होते हैं टेट्राहेड्रल की शक्ल में। टेट्राहेड्रल इसको बोलते हैं, ऐसी शक्ल को टेट्राहेड्रल कहते हैं। तो आपने देखा कार्बन की टेट्राहेड्रल शेप थी, जबकि ग्रेफाइट में ईच कार्बन एटम फॉर्म 3 कोवलेंट बॉन्ड। ग्रेफाइट में आपने क्या देखा था कि हर एक कार्बन एटम ने 3 बॉन्ड बनाए हुए थे, और इस तरह से के आगे फिर इसने इस तरह 3 बॉन्ड बनाए हुए थे। तो इस तरह की स्ट्रक्चर को बेटा बोलते हैं हेक्सागोनल अरे। अरे बोलते हैं अरेंजमेंट को, ठीक है ना। हेक्सागोनल अरेंजमेंट थी इसके अंदर हमारे पास जो ग्रेफाइट था। आप देख सकते हैं दिस इज हेक्सागोनल अरेंजमेंट। ये देखें, ये हेक्सागोनल 6 कॉर्नर्स को कहते हैं वैसे, 1 2 3 4 5 6 हेक्सागोनल अरेंजमेंट है इसके अंदर। आगे चलते हैं, डेंसिटी की बात करते हैं। ऑब्वियसली डायमंड हार्ड है तो उसकी डेंसिटी भी क्या होगी, हाई डेंसिटी, ड्यू टू कॉम्पैक्ट टेट्राहेड्रल लैटिक्स। लैटिक्स कहते हैं किसी भी सॉलिड स्ट्रक्चर को, साइंस में हम उसका कहते हैं कि ये उसका लैटिक्स है। लैटिक्स सॉलिड स्ट्रक्चर, आसान लफ्जों में भी बता रहा हूं आपको, ठीक है। ग्रेफाइट चूंकि कमजोर होता है, नरम होता है, जो चीज नरम होती है उसकी डेंसिटी भी क्या होती है, लो होती है, बिकॉज उसमें क्या मौजूद है, स्पेस बिटवीन लेयर्स। आपने देखा यहां पर लेयर्स के दरमियान में क्या मौजूद थी, स्पेस मौजूद थी। इसलिए स्पेस के होने से डेंसिटी बराबर है मास बटा वॉल्यूम। वॉल्यूम बढ़ जाता है, डेंसिटी कम हो जाती है। कंडक्टिविटी की बात करें, आपने देखा था डायमंड नॉन कंडक्टर है क्योंकि उसमें कोई भी आजाद इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाया जाता, जबकि ग्रेफाइट की बात करें तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं विद इन अ लेयर, जिसकी वजह से ग्रेफाइट कंडक्टिव होता है। फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो डायमंड रिजिड है, सख्त है, एंड कैन नॉट बी बेंड, इसको बेंड नहीं किया जा सकता। जबकि ग्रेफाइट की बात करें तो ग्रेफाइट की लेयर्स स्लाइड करती हैं, लेयर्स को तोड़ा जा सकता है, फ्लेक्सिबल होता है, इसमें लचक होती है। मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, ऑब्वियसली डायमंड का बहुत ज़्यादा होगा, ग्रेफाइट का कम होगा। ओवरऑल ग्रेफाइट का भी ज़्यादा ही होगा मेल्टिंग पॉइंट, बट लोअर देन डायमंड, डायमंड से तो कम होगा।
लास्ट पे यूजेस की बात करूं तो डायमंड यूज होता है कटिंग टूल्स। कटिंग टूल्स का मतलब क्या है, आपने पत्थर को काटना है, पहाड़ को काटना है, पहाड़ को काटने के जो टूल्स होते हैं उसमें डायमंड की कोटिंग की जाती है। कि दुनिया की सख्त तरीन चीज है डायमंड, कटिंग टूल्स में ही यूज होगी। आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं, उसके पास जो औजार होते हैं दांत को ठीक करने के लिए, ग्राइंडर उसके पास पड़ा होता है दांत को क्रश करने के लिए, उसके ऊपर डायमंड्स लगे होते हैं। तो डायमंड्स कटिंग टूल में यूज होता है, ज्वेलरी में यूज होता है। अब्रेसिव सरफेस, अब्रेसिव सरफेस क्या होती है, खुरदरी, खुरदरी सतह बनानी है आपने। जैसे डेंटिस्ट का मैंने बताया कि वो दांतों को जो क्रश करता है, दांत को सही करने के लिए, उसकी जगह को ठीक करने के लिए, वो जो दांत को क्रश करता है वो अब्रेसिव सरफेस होती है ना उसके ऊपर। अब्रेसिव सरफेस को आपके मुंह में वो रखता है और जिसकी वजह से वो दांत फिर वो उसको क्रश करता है। हीट सिंक, डायमंड हीट को एब्जॉर्ब करने के लिए भी क्या होता है, यूज होता है। जबकि ग्रेफाइट पेंसिल बनाने में, लेड लुब्रिकेंट, लुब्रिकेंट कहते हैं, लुब्रिकेंट बोलते हैं। जैसे मोबाइल है गाड़ियों में डलता है वो लुब्रिकेंट है। लुब्रिकेंट कहते हैं जो दो सतहों के दरमियान में फ्रिक्शन को कम करता है, रगड़ को कम करता है, उसे लुब्रिकेंट कहते हैं। तो जो भी लुब्रिकेंट्स हैं, लुब्रिकेंट्स में ग्रेफाइट का इस्तेमाल होता है। बैटरीज में इस्तेमाल होता है ग्रेफाइट का एज इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं, आपने घर में घड़ी वाला सेल देखा होगा, उस घड़ी वाले सेल को तोड़ो, तोड़ने पर उसमें से काले रंग का रॉड निकलता है, वो रॉड होता है इलेक्ट्रोड। क्या होता है इलेक्ट्रोड, डिटेल से चैप्टर 4 में पढ़ेंगे। अभी मैं रोकता हूं अपने आप को। डायमंड एंड ग्रेफाइट के यूजेस में से कोई सवाल है आपका, आप मेरे से करें, हाथ खड़ा करें, मैं आपके माइक अनम्यूट करूंगा और आपके सवाल लूंगा। तो सबसे पहले रहमा मरियम, आपने सबसे पहले हाथ खड़ा किया हुआ है, क्या सवाल है आपका? जल्दी जल्दी माइक अनम्यूट करें। रहमा मरियम। चलें नेक्स्ट हमारे पास है इशफाक लाशारी। इशफाक लाशारी, आपका क्या क्वेश्चन है? बक्की बॉल की समझ नहीं आई। बक्की बॉल की समझ नहीं आई? अभी रुके, मैं यहीं पे बक्की बॉल को समझाता हूँ, माइक अपना खुला रखें। बक्की बॉल क्या है, जरा पीछे। बक्की बॉल मैंने बताया कि ये जो 2D लेयर है जिसे हम ग्राफीन कहते हैं, ये 2D लेयर अगर नेचुरली रोल्ड हो गई तो ये गोल शक्ल में रोल्ड होगी। ये गोल शक्ल में रोल्ड होगी तो ये डिस्कवरी की थी साइंटिस्ट ने जिसका नाम था बकमिनिस्टर। तो उसके नाम से हमने रखा कि दीज बोल्स आर कॉल्ड बक्की बोल्स, क्योंकि मिनिस्टर ने डिस्कवर किया था। तो है ये कार्बन ही, दीज आर कार्बन एटम्स, ये जो पॉइंट्स गोल गोल बने हुए ना दीज आर कार्बन एटम्स। बस यूं शक्ल इस तरह समझ लो कि ये जो ग्राफीन की एक शीट थी वो रोल्ड हो गई है, जिस तरह एक गेंद बनती है उस शक्ल में आ गई है, तो ये बक्की बॉल्स होते हैं। और अगर ये रोल्ड इस तरह से हो जाएं तो ये कार्बन नैनो ट्यूब्स हो। क्लियर हो गया आपको? चलें नेक्स्ट हमारे पास है इशफाक लिशारी का हो गया ना क्वेश्चन। शुमाइका फातिमा, अभी ये इशफाक लिशारी का क्वेश्चन। सर मुझे ना ये पता नहीं लगा कि समझ नहीं आई थोड़ी सी। किसकी? ये जो आप पढ़ा रहे हैं कौन सा सब्जेक्ट है? केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। ये चैप्टर कौन सा है? चैप्टर सेकंड है। ठीक हो गया सर। मैं वो ये जो आपने बड़ा सा वो लाया ना गैस, वो समझा दें आपने थोड़ा। कल लेक्चर लिया था मेरा कल। यस। कौन सा बड़ा सा गैस, क्या क्या कह रहे हैं आप, कौन सा? ये पक्की बोल है। बक्की बॉल मैंने बताया, अभी मैंने 2 मिनट पहले बक्की बॉल ही समझाया कि ये जो 2D मैट्रिक्स है ये रोल्ड अप होगा नेचुरली तो ये गेंद की शक्ल इख्तियार कर लेगा। ये गेंद की शक्ल वाला जो कार्बन कार्बन का स्ट्रक्चर है ये बक्की बॉल है। इसको बकमिनिस्टर ने डिस्कवर किया था, इसका नाम बकमिनिस्टर साइंटिस्ट का नाम है, उसकी वजह से इसको बक्की बॉल कहते हैं। चलें नेक्स्ट है जी शुमाइका फातिमा, आपका क्या क्वेश्चन है? सर ग्रेफाइट का दोबारा समझा दें। क्या समझा दूं? फाइट कितना? ग्रेफाइट तो 10-15 मिनट का लेक्चर है, उसमें क्या समझना है आपने? क्या होता है वो स्टार्टिंग से? कल आपने लेक्चर लिया था बेटा, आपने कल लेक्चर लिया था?
चले मैं ग्रेफाइट को दोबारा समझाता हूं, अभी मैंने रिकॉल करना है सारा लेक्चर, तो उसमें आपको समझ आ जाएगा दोबारा। तब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं। अरूज फातिमा, आपका क्या सवाल है? अरूज फातिमा, आपका क्या क्वेश्चन है? सर जी, नकली और असली डायमंड में क्या फर्क होता है सर? नकली और असली डायमंड में ये फर्क होता है कि जो नकली डायमंड होता है वो सिलिका का बना होता है, सिलिका नॉट कार्बन बेस्ड, वो सिलिका का बना होता है, रेत के जर्रात की मदद से वो बनता है। रेत में भी छोटे छोटे चमकीले जर्रात नजर आते हैं, वो सिलिका होते हैं, उसे क्वार्ट्ज भी कहा जाता है, वो नकली डायमंड होता है। ठीक है, बहरहाल ये यानी कि वो शक्ल उसकी उसकी भी चमक वाली होती है, लेकिन उसके इंटरनल अरेंजमेंट्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं, वो कार्बन का नहीं बना होता। नेक्स्ट हमारे पास है अरीबा मोहसिन। अरीबा मोहसिन, क्या क्वेश्चन है आपका? सर, व्हाई डायमंड्स आर अनेबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रॉन बिकॉज दे लैक फ्री इलेक्ट्रॉन, उसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, सारे के सारे उसमें बॉन्ड जो हैं वो आपने भी देखा, कार्बन के जो सारे बॉन्ड हैं बिटवीन कार्बन कार्बन, ये सारे के सारे लोकलाइज्ड हैं, लोकलाइज्ड हैं। लोकलाइज्ड का मतलब है अपनी जगह पे फिक्स हैं, इनके दरमियान में कोई भी आज़ाद इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इसलिए वो कंडक्टिव नहीं होता। ओके, गुड क्वेश्चन, शाबाश। नेक्स्ट हमारे पास है मोहम्मद इजाज खान। जी बेटा, आपका क्या क्वेश्चन है? सर जी, केमिस्ट्री का टेस्ट कैसे होगा? केमिस्ट्री का टेस्ट कैसे होगा ये मैं एंड पे बताऊंगा। नेक्स्ट हमारे पास है लाइबा खलील। जी लाइबा खलील, PCS। हाँ लाइबा खलील, आपका क्या क्वेश्चन है? हैंड रेस किया हुआ है आपने। जल्दी जल्दी जल्दी। लाइबा खलील, क्या क्वेश्चन है आपका? ये अवैस, अवैस हरल, ये आपका छोटा भाई क्या कर रहा है? देख रहा हूं आपको मैं, उसको आराम से जरा। जी लाइबा खलील, आपका क्या क्वेश्चन है? सर, जो आपने डायमंड का बताया तो जो पहले वाला पॉइंट है वो बस चले मैंने अभी लेक्चर रिकॉल करना है, उसमें आपका ये क्वेश्चन कवर हो जाएगा। अंसा फ्रॉम जिना, अंसा फ्रॉम जिना, ये पूरा नाम क्या है? अंसा फ्रॉम जिना साइंस मॉडल स्कूल। जी अंसा, आपका क्या क्वेश्चन है? जी जी जल्दी बोलें बेटा। अंसा फ्रॉम जिना साइंस मॉडल स्कूल, क्या क्वेश्चन है आपका? चलें, ये स्पाइडरमैन भाई, ये जो भी हैं, इस पर लिखा हुआ है स्पाइडरमैन बना हुआ है, इसने हाथ खड़ा किया हुआ है, ये अपना इसको माइक अनम्यूट करें ज़रा। हाँ जी, आपने बताया था ग्रेफाइट जो है इसको हम लेजर से काट देते हैं, इस तरह हमने अक्सर वीडियोस में भी देखा कि जो सी लेजर होती है वो दरख्त भी काट के चली जाती है। हाँ जी ऐसी लेजर बीम का क्या होता है? ये देखो ना, ये आपके हैं तो बड़े मासूम सवाल, इसमें क्या होता है, इसमें ऐसा क्या होता है? अब ये पूरी साइंस होती है इसके अंदर, अब वो साइंस के अंदर जो कॉन्सेप्ट्स हैं, अभी आपने साइंस पढ़ना शुरू की है, मैं अभी उस पर जवाब दूंगा ना। देखो उसके अंदर हाई लेजर बीम के अंदर क्या होता है, हाई एनर्जीज होती हैं, वो हाई एनर्जीज कैसे प्रोड्यूस होती हैं वो आप लोगों ने पढ़ना है हायर लेवल पे। बस इतना समझ लो कि किसी भी लाइट की एनर्जी को कम या ज़्यादा करना हमारे कंट्रोल में है। अभी हमारे चेहरे पे जो लाइट पड़ रही है इसमें कोई ताकत इतनी ज़्यादा नहीं है, वो जो लेज़र होती है ना उसमें इसकी ताकत बहुत ज़्यादा कर देते हैं लाइट की। कैसे करते हैं वो आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, तो वो फिर लेज़र काटने के काम भी आती है। ऑक्सफोर्ड ग्रामर स्कूल, ऑक्सफोर्ड ग्रामर स्कूल। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। सर, ये ग्रेफाइट और कार्बन तो डायमंड तो कार्बन से बने होते हैं, लेकिन ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है और डायमंड हार्ड होता है, क्यों हार्ड होता उसके है? अंदर जो बनावट है उसकी, उसका फर्क है ना, यही तो मैं तब से समझा रहा हूं कि डायमंड की जो अंदरूनी बनावट है वो टेट्राहेड्रल है, जबकि ग्रेफाइट भी कार्बन का बना होता है, उसकी अंदरूनी बनावट लेयर की शक्ल में है, लेयर्स एक दूसरे पे स्लाइड कर जाती हैं, इसलिए उसका स्ट्रक्चर का फर्क आ गया, उसकी प्रॉपर्टीज में तब्दीली आ गई। लेयर स्लाइड करेंगे चीज़ें डेफिनेटली अपनी जगह से हिल जाएंगी, चीज़ें सॉफ्ट होंगी। इस तरह की चीज़ें जिनमें लेयर्स होती हैं वो लेयर स्लाइड करती हैं, वो चीज़ें सॉफ्ट होंगी, हार्ड तो नहीं होंगी। डायमंड का स्ट्रक्चर बड़ा मजबूत है और वो हार्ड होगा। चलें जी, मैं अब एक काम करता हूँ, बाकी बच्चों के भी क्वेश्चन लेता हूँ, एक दफ़ा मैं क्विक रिकॉल करने लगा हूँ सारा। हमारा एसएलओ क्या था, हमने बताना था एलोट्रोप्स किन्हें कहते हैं, किसके? सॉलिड्स के सिर्फ।
उसमें डायमंड पढ़ना है, ग्रेफाइट करना है, फ्लोरीन्स पढ़ना है। सबसे पहले याद रखिए, डायमंड किसका बना होता है? कार्बन का। ग्रेफाइट किसका बना होता है? कार्बन का। फ्लोरीन्स किसकी बनी होती हैं? ग्रेफाइट को काट के फ्लोरीन्स बनाते हैं हम। हमने ये देखा कार्बन के इंटरनल स्ट्रक्चर का फर्क है, ग्रेफाइट भी इंटरनल उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट है। अंदरूनी मामलात, अंदरूनी इंतजाम, यानी कि किसी भी सब्सटेंस का इंटरनल स्ट्रक्चर डिफरेंट हो अरेंजमेंट के लिहाज से, लेकिन एलिमेंट सेम हो। जो एलिमेंट इसके अंदर था वही एलिमेंट इसके अंदर है, और आगे जो फ्लोरीन्स पड़ी वो भी कार्बन की ही बनी हुई हैं, सब कुछ कार्बन का है, बट उसकी शक्लों में फर्क है। ये जो शक्लों में फर्क आया, जिससे बहरूपियत बदली, एक्सटर्नल शक्ल बदली, इसी का नाम होता है एलोट्रोपी। इस एलोट्रोपी की वजह से कुछ शक्लें हार्ड होंगी, कुछ सॉफ्ट होंगी, कुछ फ्लेक्सिबल होंगी, कुछ लचकदार होंगी। इन प्रॉपर्टीज का फिर हम डेली लाइफ में क्या करेंगे? इस्तेमाल करेंगे। समझ आ गया? मसलन वही मैं आपको लास्ट में पढ़ाने लगा था कि बकी बॉल्स और कार्बन नैनोट्यूब्स कहां कहां इस्तेमाल होती हैं। बकी बॉल्स फोटोवोल्टिक डिवाइसेस, ऐसी डिवाइसेस, फोटो कहते हैं लाइट को, वोल्टिक डिवाइसेस ऐसी डिवाइसेस जो सूरज की रोशनी से चलती हैं, सोलर पावर से चलती हैं। उन डिवाइसेस को बनाने में जो मटेरियल इस्तेमाल होगा वो बक्की बॉल्स होंगे। कैसे होगा, क्यों होगा, बड़ी क्लासों में पढ़ना है। इतना तो पता हो कि फोटोवोल्टिक सेल यानी सोलर पैनल्स किससे बनते हैं, तो आपने बताना है सोलर पैनल्स आर कार्बन बेस्ड, कार्बन के बनते हैं। भाई कार्बन की किस शक्ल से बनते हैं? डायमंड लगते हैं उनमें? नहीं। ग्रेफाइट लगता है? नहीं। ग्राफीन लगता है? यस, ग्राफीन। ग्राफीन की कौन सी शक्ल लगती है? बक्की बॉल्स। कैप्चर सोलर एनर्जी, ये क्या एनर्जी क्या कैप्चर करते हैं? सोलर एनर्जी को कैप्चर करते हैं। कार्बन नैनोट्यूब कहां यूज होता है? स्ट्रॉन्ग कंपोजिट मटेरियल, कंपोजिट कहते हैं उस मटेरियल को जिससे हम चीजों को बनाते हैं। यूज इन स्पोर्ट्स, आपने बैडमिंटन खेलते हो, रैकेट्स, वो जो रैकेट्स होते हैं बैडमिंटन के अंदर वो लचकदार होते हैं, वो कार्बन नैनोट्यूब उसमें यूज होती है। स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट्स, महंगी 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 साइकिलें, व्हीकल्स, उसका फ्रेम किसका बना होता है? कार्बन नैनोट्यूब्स का बना होता है। उसमें लचक होती है, मजबूत होता है। ये इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में यूज होता है। सेमीकंडक्टर होते हैं ये, सेमीकंडक्टर का मतलब नॉट कंप्लीटली कंडक्टर, ये भी फिजिक्स में आप पढ़ोगे। इलेक्ट्रॉनिक्स में इसका इस्तेमाल होता है क्योंकि इसमें से करंट बहने की सलाहियत होती है। तो कार्बन नैनोट्यूब कैसे काम करता है ये तुम लोगों ने बड़ी क्लासों में पढ़ना। ये हमारा एसएलओ ये नहीं है। हमारा एसएलओ सिर्फ ये है कि तुम इतना नॉलेज ले लो कि कार्बन नैनोट्यूब होता क्या है, बक्की बॉल्स होते क्या है, एलोट्रोप्स होते क्या हैं, कार्बन में एलोट्रोप्स कौन कौन से हैं वो हमने सीख लिया हुआ है। बाकी मैंने इसके स्ट्रक्चर में, शेप में क्या फर्क है, बक्की बॉल स्फेरिकल होता है, कार्बन नैनोट्यूब सिलेंड्रिकल होती हैं। बक्की बॉल्स में 60 कार्बन मिलकर एक बॉल बनाते हैं। ये जो एक गेंद बना ना, इसमें 60 कार्बन एटम्स हैं। जबकि ग्रेफाइट का जबकि बक्की बॉल्स कार्बन नैनोट्यूब्स में बेतहाशा कंसिस्ट ऑफ वन और सेवरल शीट ऑफ ग्राफीन इनटू रोल्ड इनटू ट्यूब। ये जो आपने रोल देखा है, ये एक शीट का रोल भी हो सकता है, ये 2 शीट का रोल भी हो सकता है, ये 3 शीट का रोल भी हो सकता है। ये डिफरेंट तरह की कैटेगरीज के होते हैं। स्ट्रक्चर में देखा, ईच कार्बन एटम फ्रॉम 3 कोवलेंट बॉन्ड, आपने यहां कार्बन नैनोट्यूब पढ़ रहे हैं। बॉन्डिंग, स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड होता है हेक्सागोनल लैटिक्स, लैटिक्स मैंने बोला सॉलिड स्ट्रक्चर को बोलते हैं। जबकि बक्की बॉल्स के अंदर भी कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है, स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड होता है। फ्लेक्सिबल, बक्की बॉल हार्ड होते हैं, रिजिड होते हैं, और इनकी ज्योमेट्री क्लोज होती है क्योंकि ये गोल शक्ल में अपने आप को तरतीब दे। जबकि कार्बन नैनोट्यूब फ्लेक्सिबल होता है, लचकदार होता है, और इसकी टेंजाइल स्ट्रेंथ, टेंजाइल स्ट्रेंथ कहते हैं ऐसी मजबूती जो लचक की वजह से आती है, यानी लचकदार होने की वजह से जो मजबूती आती है उसका नाम होता है टेंजाइल स्ट्रेंथ। वो कार्बन नैनोट्यूब में बहुत ज्यादा होती है। बक्की बॉल्स जनरली बिहेव एज इंसुलेटर, बक्की बॉल्स में करंट नहीं फ्लो करता, जिस तरह डायमंड में नहीं करता बक्की बॉल्स में भी नहीं करता। बिकम कंडक्टर, लेकिन ये कंडक्टर होते हैं, जैसे इन पे रोशनी पड़ती है, सूरज की रोशनी पड़ेगी तो ये करंट फ्लो करना शुरू करते हैं, अदरवाइज नहीं करते। ये सारी आपके लिए एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है ताकि आप डेली लाइफ में इनको देख सको।
जबकि कार्बन नैनोट्यूब एक्सीलेंट कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के अलोंग ट्यूब लेंथ के अलोंग की कंडक्टिविटी बढ़ती है। तो ये मैंने आपके लिए इंफॉर्मेशन दे दी है। इसमें से कुछ इंफॉर्मेशन आपको अभी समझ नहीं आई होंगी, उनका ताल्लुक हायर क्लासेस के साथ है, तो एज अ नॉलेज आप उसको याद करें। पेपर जो है वो आपका बड़ा आसान आएगा। अब मैं थोड़ी बात करने वाला हूं टेस्ट की। चैप्टर 2 के हमने टोटल 5 एसएलओस पढ़ लिए हैं। 5 एसएलओस पढ़ लिए हैं। सबसे पहले मैटर डिफाइन किया, उसके बाद हमने मैटर के एग्जॉटिक स्टेट्स पढ़े, और उसके बाद हमने एलोट्रोप्स पढ़ा। इस दौरान यानी कि आज के लेक्चर तक जितने हमने एसएलओस पढ़े हैं, आई थिंक सो 5 नहीं है, 4 एसएलओस पढ़े हमने, 4 एसएलओस पढ़े हैं, 4 5 6 7, हाँ जी 4 एसएलओस पढ़े आज के लेक्चर तक। जितना हमने सेकंड चैप्टर के 4 एसएलओस पढ़े हैं उसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, एमसीक्यूज आएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। आपको टूटी पुटी इंग्लिश में लिखना है खुद, मुझे कोई प्रॉपर इंग्लिश नहीं चाहिए। याद रखो, आप में से वो बच्चा कामयाब होगा आने वाले इम्तिहान में जो पंजाब में अप्लाई होने वाला है, आपने जिसका पेपर देना है, जिसको अंग्रेजी में फिक्रे लिखने आते हैं अपने जुबान में, अपने लफ्जों में, और जिसको अंग्रेजी पढ़कर समझना आना समझ सकता है वो थोड़ी बहुत, और 4-5 जुमले इंग्लिश के लिख सकता है। और अगर वो मेरा लेक्चर सुन ले और अपनी लफ्जों में 4-5 जुमले लिख सकता है तो उसको पेपर तैयार हो जाएगा। आप में से वो बच्चा तो ये समझता है कि वो किताब खोलेगा और उसको तोते की तरह याद करेगा, रटा लगाएगा, वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकता इस सिस्टम के अंदर। उस तरह के बच्चों का टाइम ओवर हो चुका है। किताब याद करना कोई मतलब कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। किताब समझना, अपने अंदर उस नॉलेज को एब्जॉर्ब करना और अपने लफ्जों में पेपर में लिखना, यही आपका सबसे बड़ा टारगेट है। अगर आपने हमारे साथ रहकर यह ना सीखा, हम भी फेल आप भी फेल, तो पेपर आप करो अपने लफ्जों में लिखो, उर्दू में लिख दो, उर्दू में लिख के इंग्लिश में ट्रांसलेट करके कोशिश करो लिखो, लेकिन खुद लिखो, किसी चीज को याद किए बगैर लिखो। सवाल भी मैं ऐसे बनाऊंगा जिसका ताल्लुक समझ के साथ होगा, कंसेप्ट के साथ नहीं होगा। आई होप कि मेरी सारी बातें आपको अच्छे से समझ आ गई हैं। बायो का लेक्चर आपका स्टार्ट हो गया, तो मुझे इजाजत दें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज, थैंक यू।